द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पहले 5 गिरफ्तारी हो रही है, तो इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारी हो रही है। नाक की हड्डी टूटी है, सिर में इतने टाके लगे, हाथ की हड्डी, ये पत्थर मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ रखे हैं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी, बाकी करते हुए खुलेगी। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विलास तो हो ही जाता है। घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या हल्द्वानी में पहले उपद्रव किया गया और अब उपद्रवियों को जायज बताने की कोशिश हो रही है? सवाल एक ये भी है कि हल्द्वानी हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन क्या है? 8 फरवरी को हिंसा हुई थी। आज हिंसा के बाद 5वां दिन है। अब हिंसा के लगातार एक के बाद एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं और यह सबसे नया वीडियो है जिसमें उपद्रवी मुंह ढककर थाने में आग लगा रहे हैं। थाने के बाहर भी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और इतना ही नहीं, उपद्रवी आग लगा दो के साथ साथ धार्मिक नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, हिंसा के 5 दिन बीतने के बाद अब तक क्या एक्शन हुआ यह भी जानना जरूरी है। हल्द्वानी हिंसा में अब तक कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक कुल 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले 24 घंटे में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। साथ ही हल्द्वानी में पैरामिलिट्री की 4 कंपनियां बुलाई गई हैं। बनभूलपुरा में घरों की तलाशी का काम तेज कर दिया गया है। पुलिस को पेट्रोल बम बनाने वाले आरोपियों की अब तलाश है। और इस बीच जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने 127 शस्त्रों के लाइसेंसों को अग्रिम आदेश तक निरस्त किया है। बनभूलपुरा में जो थाने पर आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, तो उसमें आप सबको जैसे पता, हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है। इन तीनों एफआईआर में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया है। देखिए, इसी बीच धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बनभूलपुरा में जहां अतिक्रमण किया था उस जगह पर पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया। भाइयों बहनों, ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। और देखिए, इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या हल्द्वानी हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन भी है। देखिए, सूत्रों की माने तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बनभूलपुरा में करीब 5000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। रोहिंग्या एंगल से भी हल्द्वानी हिंसा की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जांच जैसे आगे बढ़ेगी सारी परतें खुलकर सामने आ जाए। बांग्लादेशी 5000 की संख्या में बताया जा रहा है इलाके में, क्या इनके खिलाफ और इनको शक में रख करके भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में सारे एंगल पर हम काम कर रहे हैं कि ये किस तरीके का कॉन्सिक्वेंस था और इसको किसने सपोर्ट किया, किस पर्पज से किया और ये सब कुछ करने के पीछे क्या उपद्रव था। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी, बाकी परतें भी खुलती। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन साहब, हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक विवादित बयान दिया। क्या एसटी हसन अपने बयान के जरिए उपद्रवियों को जायज ठहरा रहे हैं? एसटी हसन कह रहे हैं
जब पाप का घड़ा भरता है तो विस्फोट तो हो ही जाता है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर अब से नहीं 6 महीने से छोटी छोटी ऐसी चीजें हो रही थी जिससे कि लोगों में रोष था। मज़ारात को डिमोलिश किया जा रहा था, दरगाहों को तोड़ा जा रहा था, ये कह के कि जंगल में है 200-200 साल पुराने मज़ारों को तोड़ दिया। दंगा अचानक ही नहीं होता है, जब सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विलास तो हो ही जाता है। तो तरीका आपने देखा। अब ऐसे में आज के सवाल हैं, मुसलमानों को भड़काएंगे और उपद्रव को जायज ठहराएंगे? ये पहला सवाल। हल्द्वानी हिंसा का रोहिंग्या कनेक्शन क्या है? हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड है वो आखिर कौन है? ये पता चल गया है क्या? ये भी एक सवाल है। पाप का घड़ा भर गया, अब दंगाई बचेंगे नहीं, ये भी बात कही जा रही है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आज इस चर्चा में, उनसे आपको हम मिलवाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में सुरेश जोशी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से मौजूद हैं। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद फैज खान साहब, ये जो भड़काने की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना ये सही है? आप दूसरे तरीके से भी विरोध कर सकते थे, लेकिन ये क्या है कि पाप का घड़ा भरता है तो ब्लास्ट तो होगा, ये क्या है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिमांशु भाई, मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस देश में सही मुस्लिम लीडरशिप कब पैदा होगी। इस देश में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने केवल और केवल ऐसे मुस्लिम लीडर्स को अपनी पार्टी में लिया है जो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, भड़कने का काम करते हैं, जबकि इन्हें महकने और महकाने का काम करना चाहिए। पाप का घड़ा भर गया तो ये उपद्रव हो गया, यानी कि पुलिस थाना जो जलाया गया, महिलाओं पर जो कांच फेंके गए महिला पुलिस कर्मियों को, उन सबको इन्होंने जस्टिफाई कर दिया ये कहकर कि ये पाप का घड़ा था। क्या हमारे देश, हमारा उत्तराखंड, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत देश, क्या ये पाप है? और यहाँ की पुलिस कार्रवाई करे, अवैध निर्माण को तोड़े, तो क्या ये पाप है? यदि ये देश पाप है तो फिर इस देश में रहना क्या हुआ? ये एसटी हसन खुद समझ ले। तो ऐसी बयानबाजी करके मुसलमानों को वर्गलाए नहीं, भड़काए नहीं, बल्कि उन्हें सही गाइडलाइन दे। वहां पर केवल मस्जिद या मजार या मदरसे पर कार्रवाई नहीं हुई है, अवैध रूप से जो मंदिर थी और 2 गुरुद्वारे थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये पूरी बात बताएं, ना कि मैं बार बार कह रहा हूं, ना कि केवल मुसलमानों को भड़काएं, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मुसलमानों में शिक्षा की सबसे कमी है। हाँ। इसलिए इनको भड़काना बहुत आसान होता है। एसटी हसन उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल उसी बात का फायदा उठा रहे हैं। किसी रास्ते पर कंकर पड़ा है, यानी कि मुसलमान वहां से नहीं गुजरा, ये मुसलमान कहता, ये इस्लाम कहता है, क्योंकि मुसलमान जहां से गुजरेगा वहां कोई बाधा पैदा नहीं करेगा। और आप इतनी बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं इस देश में। हाँ। अवैध निर्माण कर रहे हैं, देश में दंगे फसाद का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये चौरा चौरी की घटना बनाना चाहते हैं। ये अंग्रेज चले गए, ये हमारे अपने पुलिस वाले हैं, हमारा अपना पुलिस थाना है, हमारी अपनी महिला पुलिसकर्मी, हमारी माता बहन बेटियां हैं, उन पर आपने कांच फेंक रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म की बात। और जब देवभूमि की बात आती है तो देवभूमि में बहुत से लोग शांति सुकून की तलाश में जाते हैं, वहां शांति सुकून मिलती है, इस तरह की अराजकता बहुत कम वहां पर देखने को मिली है। रंगरेज भाई, जो बात यहां पर कही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि शिक्षा की कमी है, इस वजह से यहां पर भड़काना बरगलाना आसान है, और इस तरह से कुछ नुमाइंदे होते हैं जो अपने आप को पैरोकार बोलते हैं, अपने आप को नेता बोलते हैं, और ऐसा बयान देते हैं जिससे आग में घी डालने का काम करता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो सरकार के पास पहले से ही इनपुट था, जो उनकी खुफिया जांच एजेंसी है, उन्होंने बाकायदा बताया था कि ये मस्जिद की जगह पर जब 2 दिन पहले सील कर दिया और मामला जो है अदालत में था, तो इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी? और शाम को 4 बजे जाते हैं, कोई भी कार्रवाई होती है वो सुबह होती है, आप शाम को जा रहे हैं। फिर वहां के जो लोकल लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, उन सबका कॉन्फिडेंस भी जीतना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। दूसरा, जो वहां के खुद के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने खुद कहा कि ये जो है सरकार का फेलियर है और शासन प्रशासन क्या कर रही है। मैंने आपसे क्या बात पूछी थी, मैंने कहा ये जो बयान दिए जाते हैं ऐसे लोगों की तरफ से, क्या ये भड़काने का काम करते हैं? आप दूसरे एंगल पर चले गए। आप शुरुआत में हाँ या ना बता दीजिए, बाकी मेहमानों से बात करूंगा, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, मैं कोई नहीं भड़का रहा, कोई नहीं, आप नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ लोग हैं जो भड़काते हैं, ऐसा है?
देखिए वो हर समाज में होते हैं, ये है ये भड़काने वाला बयान था कि नहीं? नहीं, उनका ये गलत बयान था कि नहीं? बिल्कुल सही बात। जब से धामी की सरकार आई है तब से आप देखिए 415 मज़ारों को तोड़ दिया। तो यानी आप ये कहते हैं कि ब्लास्ट हो जाता है, ये जस्टिफाई है? ये जस्टिफाई है जी, एक तरफा ये जस्टिफाई है, एक तरफा कार्रवाई मैं कह रहा हूं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और वो मदरसे और मस्जिद और मज़ारों पे क्यों हो रही है? अगर अनलीगल चीज है तो अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण करेगा वो हटाएगा कार्रवाई आप। हाँ। मगर जब आप एक टारगेट करते हैं और एक टारगेट कम्युनिटी को करते हैं तो उसका जो है मतलब इन लोगों ने गलत नहीं किया। ये पहले से कांच की बोतलों में पेट्रोल डाल के बत्ती लगा के आग लगाना ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है? मैं मानता हूं ये गलत है, मगर जो तो खुलकर बोलिए ना, जो वहां की खुफिया लक्ष्यदार मत बनाइए। जो वहां की खुफिया जानकारी दीपक रंजन साहब, कि किसी तरीके का कोई वहां पर कोई तैयारी नहीं थी। दीपक रंजन साहब से आए ये लोग। सरकार देखिए, जब तक सरकार न चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। ये सरकार का कराया हुआ दंगा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। सरकार का कराया हुआ ये एक और बयान आया, इस पर मैं बात करूंगा। पहले सबके रिएक्शन यहां पर ले लेता हूं। दीपक रंजन जी, एसटी हसन साहब के इस बयान को आप जायज ठहराते हैं क्या, और क्यों, अगर ठहराते हैं तो? देखिए हिमांशु, 8 फरवरी को हल्द्वानी में जो भी घटना घटित हुई उसकी मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। वो घटना कतई नहीं घटनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई वर्षों की सरकार है, मैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर की फिलोटी की भी मैं बात करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक तरफ तो डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन इनका इंटेलिजेंस क्या बताते हैं? इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी? अगर वो मामला माननीय सब जुडिस था, अगर माननीय न्यायालय में जो विचाराधीन था मामला, तो आप अचानक पहुंच जा रहे हो। देखिए ये सब जांच का विषय। और भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरीके का चुनाव आने वाला होता है, आज देश का चुनाव है, तो इस तरीके से माहौल को खराब करने के लिए, देखिए इसमें कौन था कौन नहीं था। आज आप हमारे सांसद जी को कह रहे हैं, इनके बहुत से शीर्ष नेतृत्व थे जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा था कि आपके सांसद जी ने जो बोला, कैसी आप देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना, अगर आप उठा रहे हैं ठीक है, जायज है। वहां पर अगर बिगड़ी है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो वहां पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन एसटी हसन साहब की तरफ से इस तरह का बयान ऐसे वक्त पर देना जब यहां पर कार्रवाई की जा रही है, यह देखा जा रहा है कि दोषी कौन है, शुरुआत किसने की, और उस वक्त ऐसा बयान ये जायज है कि नहीं है, यह बताइए मुझे। देखिए हिमांशु, नकाब पोश कौन थे, नकाब में कौन वहां पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, ये सबसे बड़ा जांच का विषय ये है। क्यों, किसके थे, किसके उकसाने पर पाप का घड़ा बढ़ता है तो इस तरह का ब्लास्ट हो ही जाता है। ये विरोध करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था? देखिए हिमांशु, इनके भारतीय जनता पार्टी के आपने नेताओं से नहीं पूछा उन्होंने क्या क्या कहा? समाजवादी पार्टी के आप हैं, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन बयान दे रहे हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछूंगा ना। और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वो मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे? मैं सुनिए ना, बीजेपी से पूछूंगा। एसटी हसन का आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है रंजन साहब। अरे तो ये बताइए, क्या प्रज्ञा ठाकुर जी इनकी सांसद नहीं है? अरे मेरे को अभी एसटी हसन साहब को मैं सुनवा रहा हूं। एसटी हसन साहब, मुझे ये बताइए, ये जो कहा गया कि पाप का घड़ा बढ़ता है तो ब्लास्ट तो हो ही जाता है, मतलब इतने हल्के अंदाज में इतने गंभीर मुद्दे को पूछो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक साहब, देखिए आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपके अंदर भी राष्ट्रवाद भरा होगा। जब इस तरह की घटना घटित होती है तो उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, या ऐसे बयान देंगे? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे सीधे मैं प्रश्न उठा रहा हूं। अरे ठीक है, लेकिन ऐसे बयान देके तो और खराब कर रहे हैं ना आप लॉ एंड ऑर्डर को। पिछले कई साल से ये बयान गलत नहीं है क्या, मुझे बस ये बता दीजिए। इन्होंने पहले बयान दिया था तो आपने क्या उस पर कोई डिबेट की थी? आप मेरे को बताइए ना, ये अरे क्यों नहीं, हम तो बात कर रहे हैं सालों को। दीपक साहब, एसटी हसन साहब का ये बयान ऐसे वक्त पर देना सही है या गलत, बस इतना बता दीजिए, मैं आगे चला जाऊंगा। सही है या गलत है? हिमांशु, मैं बोल रहा हूं, मैं ना उनके बयान को जायज ठहरा रहा हूं, ना मैं इनके बयान को जायज ठहरा रहा हूं। मतलब खुलकर बोल नहीं पाते, कुछ मजबूरियां हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ है तो खुलकर बोल नहीं पाते, वरना अंदर से आपको पता है कि शायद गलत है। सुरेश जोशी जी, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन मैं आपने कहा ना जायज नहीं ठहराते, आप इनसे पूछो वो बात कि क्या क्या कहा था उन्होंने। सुरेश जोशी जी, ये माहौल जो इस वक्त बना, ये पहले 5-6 महीने से चल रहा था, ये कह रहे हैं एसटी हसन साहब। ऐसा क्या हो रहा था कि 5-6 महीने से धीरे धीरे पाप का घड़ा भरा और ब्लास्ट हो गया? इनकी बात माने तो देखिए, मैंने तीनों लोगों को सुना,
अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और पूरे प्रदेश को यह बतलाना चाहता हूं पहले कि 2017 से हम उत्तराखंड में हुकूमत चला रहे हैं और 2017 से लेकर के क्या उत्तराखंड में कोई लॉ एंड ऑर्डर, कुछ इस तरह के दंगे फसाद कहीं हुए क्या? अरे सर पूरा प्लान। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अतिक्रमण को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ड्राइविंग चलाई जा रही है और वो आज से नहीं चल रही है, वो महीनों से चल रही है। और इसी हल्द्वानी की अगर मैं बात करूंगा तो 15 दिन से पूरे हल्द्वानी में, चाहे वो चौराहे थे, चाहे वो विद्यालय थे, चाहे वो मंदिर थे, चाहे वो गुरुद्वारे थे, चाहे वो दुकानें थी, चाहे निजी संपत्तियां थी, वो सारी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जहां जहां अवैध अतिक्रमण था तोड़ा गया। कहीं पर एक किसी व्यक्ति के ऊपर एक कंच भी नहीं आई, कहीं पर एक व्यक्ति के अंदर किसी ने जो है कि एक पत्थर का वो जो है कि झाड़ू का तिनका तक नहीं मारा, किसी अधिकारी या कर्मचारी को गाली तक नहीं दी। अगर कोई किसी के मसले थे तो आपस में बैठ करके तय हो गए। ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज लोग कह रहे साहब हमारी सैकड़ों मजारें तोड़ी गई, लेकिन आज के दिन तक अब मैं हिमांशु भाई आपके सामने बोल रहा हूं, बोलिए, जितनी अवैध मजारें तोड़ी गई, एक भी मुस्लिम भाई या एक भी मुस्लिम सोसाइटी उस पे क्लेम करने के लिए नहीं आई कि ये मजार या ये मदरसा या ये चीज जो है कि ये अवैध थी और ये कहीं रजिस्टर्ड थी, ये कानूनन थी। आज तक कोई नहीं आया। मतलब ये स्वयं में ये क्लैरिफाई था कि भाई ये मजार है ही नहीं, ये तो कुछ ही नहीं है। ये मजार होती तो लोग आते नहीं क्या? पहली बात। अब आप आइए बनभूलपुरा में जिस तरह की घटना हुई है, वहां पर जो हमारी पुलिस की बहनें थी उनको जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, क्या आप ये बताइए कि उनके घरों में भी जिस तरह से जो सुरक्षा करने के लिए बहनें हमारी काम कर रही थी, जो भाई काम कर रहे थे, आप कल्पना करिए सबसे पहले क्या उन घरों में नहीं, मैंने रोते हुए चेहरे देखे हैं, मैंने चोट के निशान देखे हैं, माथे पर देखे, सर पर देखे, कंधे पर देखे, वो चोट के निशान वो देखे हैं मैंने, जो महिला पुलिसकर्मी वहां पर डटकर खड़ी थी। रंगरेज भाई ये बात बताइएगा, जैसा कि अभी एक सवाल उठाया कि इतनी सारी अवैध चीजों को तोड़ा गया, किसी ने वहां पर हक नहीं जताया, लेकिन यहां पर पहले से कांच की शीशियों में पेट्रोल डाल के, रुई की बत्ती लगा के, आग लगा के फेंक रहे हैं, पत्थर इकट्ठे करके ला रहे हैं, इतने हथियार यहां पर पकड़े गए, अवैध तमंचे यहां पर पकड़े गए, कारतूस पकड़े गए, ये कहां से आई है? ये क्या थे? ये तो फिर सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या मुंह में दही जमा के बैठी थी और शासन प्रशासन की आंख नाक कान नहीं थी क्या? नहीं, सवाल शायद आप समझे नहीं। सुरेश जोशी जी ने, सुनिए ना, सुरेश जोशी जी ने, कह रहा हूं हिमांशु भाई, सुन लीजिए, मैं बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं, उस पर जवाब लीजिए। आप उठा लीजिएगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप उनसे ये पूछिए, भाई पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास अदालत का कोई आदेश है कि आप जाओ मस्जिद को गिरा दो? सुनिए, और अरे आप हर जगह बताइए, मस्जिद कहां से आ गई? आदेश दिखा दीजिए, मस्जिद कहां से आ गई? आप बोल रहे हैं मस्जिद गिरा दीजिए। मस्जिद और मदरसे के आपके पास कोई आदेश हो कोर्ट के, वो दिखा दीजिए। यही बात है, पूछ लीजिए एक बार अधिकारियों का। अगर ये दिखाने में चैलेंज कर रहा हूं भाई, सुनिए ना, मैं चैलेंज करता हूं पूरी भाजपा को। सुनिए, अधिकारियों का बयान था, अधिकारियों के बयान के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के उसके वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब मुझे ये बताइए, अगर अतिक्रमण हटाने गए तो ये पेट्रोल बम, ये पत्थर, ये कारतूस, ये कट्टे, तमंचे, ये कहां से? बाकी जगह भी तो हटा, बाकी जगह शांति से क्यों हो गया, यहां क्यों नहीं हुआ? देखिए, जो वहां की जांच एजेंसियां हैं उत्तराखंड की, उन्होंने बाकायदा 5-5 रिपोर्ट दी जांच कर और उसमें बताया कि यहाँ पर ये हिंदू, जब भी मामला मंदिर और मस्जिद का आता है तो ये सेंसिटिव मसला होता है, इसमें दोनों धर्म के लोगों को सेंसिटिव बाकी जगह जहां पर रखना पड़ता है भाई, जहां पर ठेला लगा सील कर देते हैं। मुझे एक बात आपको 2 रंगरेज भाई कार्रवाई 14 फरवरी को अदालत में सुनवाई होनी थी, जल्दी क्यों की गई? मोहम्मद फैज खान साहब आप भी हैं, रंगरेज भाई आप भी, मुझे ये बताइए, बाकी जगह कोई ठेला लगा रहा है, कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है, उसको भी हटाया गया, वहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या भौगोलिक स्थिति यहां पर है, मुझे ये बता दीजिए। नहीं हिमांशु भाई, आप इनसे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो आप इसका जवाब नहीं दे रहे, आप इसका जवाब नहीं देंगे, जिसकी वजह से उन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया। ये मस्जिद को शहीद कर दिया। अब आप एक मिनट, सुरेश जी शायद ठीक है सुरेश जी, मेरी बात शायद ये नहीं सुनेंगे। आप अपनी बात रखिए, अधिकारियों ने कहा था अवैध है और इसीलिए हटाया। कोई सुप्रीम कोर्ट है क्या? कोई वैलिड डॉक्यूमेंट अधिकारी का सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुरेश जी बताइए। हमारे देश में न्याय प्रणाली है भाई, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। एक मिनट, हाँ सुरेश जी बताइए। देखिए, मैं पहली बात तो ये बता दूं
ये जितने भी लोग टीवी चैनल्स में आकर के देश और प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं कि 14 तारीख की डेट लगी हुई है, मामला न्यायालय में है, ये गलत बोल रहे हैं। इसलिए गलत बोल रहे हैं, हाँ। उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं, उत्तराखंड के अंदर कोई भी अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को हटाइए। ये जो बताइए ये क्या है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों मिला था? निर्माण के आप इससे पहले भी कार्रवाई कर रहे थे, 1000 मकानों पर रेलवे की जमीन कहीं पर कब्जा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि टूटेगा, मगर जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमें स्टे मिल गया। सवाल का जवाब शायद अच्छा नहीं है। लास्ट प्रमाण थोड़ी है, ये कोई बीजेपी के प्रवक्ता है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी है, जो ये कहेंगे सच होगा। अच्छा, एक मिनट अभी आप सुनिए ना, एक मिनट फैज भाई, ये बताइए, अभी बोला गया कि बीजेपी वाले जवाब दे, बीजेपी वाले ने जवाब दिए तो एक और सवाल खड़ा हो गया। अब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, तो आपको क्या जो चीफ जस्टिस है वो ले आए? चीफ जस्टिस यहां पर बोलेंगे? मुझे ये बताइए वहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे जो कई दावे किए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी भी एक एंगल हो, पुलिस भी कह रही है कि इसमें जांच चल रही है, वो भी एंगल हो सकता है, बताइए। देखिए हिमांशु जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है। पहली बात तो ये प्रश्न बीजेपी से करना ही गलत है, ये वहां के डीएम से और एसपी से प्रश्न होना चाहिए, वहां के डीजीपी से प्रश्न होना चाहिए। वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि कोर्ट के क्या आदेश हैं, और कोर्ट के आदेश के बिना कोई पुलिस कार्रवाई कभी हो ही नहीं सकती। मुझे ये बताइए माहौल बिगड़ा कैसे? क्या पहले से तैयारी नहीं थी? वही बता रहा हूँ, आगे वही बता रहा हूँ। आपको बहुत टाइम दिया, एक मिनट रुकिए। एक फल वाले ठेले को हटाया गया, मंदिरों को भी हटाया गया, दो गुरुद्वारे को भी हटाया गया। कोई वीडियो दिखा दो। आप वहां पर गए थे, आपके पास से वीडियो? आप गए हैं, वीडियो है, दिखाइए, बताइए, वीडियो दिखाइए। अरे हम तो पूरा फुटेज चला रहे हैं, पूरा फुटेज है, आप वीडियो दिखाइए वहां पर। कौन सा वीडियो आपके पास? जब वहां पर अतिक्रमण हटा, मैं ठीक है, मैं गारंटी कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जब अतिक्रमण हटाने गए, वहां पर हंगामा हुआ, वो पूरा फुटेज एक बार फिर आपको दिखा दूंगा, उससे पहले का दिखाता हूं। जितने भी दर्शक है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पर दिखाइए, वो सारे टाइम लाइन के हिसाब से चलिए, टाइम लाइन के हिसाब से आप ये, अरे मंदिर को तोड़ रहा हूँ मैं, आपका नहीं, आपका ये कि मंदिर को तोड़ा जाए, आपका ये मंदिर को तोड़ा जाए, यहाँ पर आप मंदिर मस्जिद लाएंगे? नहीं तो मंदिर भी आप मंदिर मस्जिद लाएंगे? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की बात चल रही थी, इस मामले में तब मिलाइए नहीं। सब चला मैं बता रहा हूं, सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसे हटाया गया। वो तो वैलिड थे, फिर भी विकास के कारण उसे हटाया गया। उसके सारे वीडियो इंटरनेट में पड़े हुए हैं, सारे फोटोज पड़े हुए, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े किए जाएंगे, सवाल यहाँ पर खड़े किए जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात, आप लोग शांत हो जाइए। जहां पर शांति बनाए रखना चाहिए वहां पर एक नया विवाद छेड़ने की कोशिश की जाती है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, भरोसा किसी पर होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए राष्ट्रवाद में। और एक